देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आर्यन की आजादी की सारी उम्मीदें आज फिर से ध्वस्त हो गईं। जेल की चारदीवारी से बाहर आ जाने का ख्वाब आज फिर टूटा है। आज फिर आर्यन के हिस्से एक रात का और इंतजार आया है। आज फिर अदालत ने आर्यन के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। क्रूज ड्रग्स मामले में तीनों आरोपियों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, जिसे सुनने के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है और साफ हो गया है कि आर्यन खान को एक और दिन ऑथर रोड जेल में बिताना होगा। आपको पूरी की पूरी खबर बताएंगे कि आज क्या कुछ हुआ है, लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीधे उसके साथ हम करना चाहेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज की खबर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी है। ज्यादातर किसान उत्तराखंड और यूपी से वहां पर पहुंचे हुए थे। ये किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, जिन्हें नरेला के पास रोका गया और वहां पर किसान और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। ये किसान लखबीर की हत्या को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। लखबीर की हत्या का आरोप निहंगों पर है। आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई भी की गई है। कुछ लोगों को इस बुरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी है? सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन करना चाहते थे, उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद लाठीचार्ज की भी खबर है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, आज कुछ किसान संगठनों के लोग, खासतौर पर हिंद मजदूर किसान संगठन है, जो कि आज चाहता था सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर लखबीर सिंह की जो हत्या हुई उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, लेकिन चूंकि सिंघू बॉर्डर पर पहले से किसान मौजूद हैं और वहां पर पुलिस जाने से इन किसानों को रोकना चाहती थी, इन संगठनों के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको रोकना चाहती थी। इस वजह से उनके बीच में मामूली झड़प हुई है। वो नरेला बॉर्डर पे उनको रोका गया है और रोकने के बाद पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। तो अभी यही सूचना है कि उन्हें मुख्य जो धरना स्थल जहां पर पहले से प्रदर्शन चल रहा है वहां पर तो नहीं जाने दिया गया, उससे पहले ही रोका गया और इसी वजह से उनमें गुस्सा था। उन प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि वो वहां पर जाकर के प्रदर्शन करना चाहते हैं जहां मुख्य तौर पर एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी दर्शकों की जानकारी के लिए। आप बताएं, चूंकि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन तकरीबन बीते 10-11 महीनों से लगातार जारी है। आपका ये कहना है कि दरअसल जो मारे गए किसान लखबीर थे, बीते दिनों जो खबर आई थी, उनके समर्थन में कुछ किसान प्रदर्शन करना चाहते थे, जिनको पुलिस ने रोका, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वालों के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए वहां पर लाठी का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कुमार, बिल्कुल यही घटनाक्रम हुआ। आज दोपहर में मुजफ्फरनगर से ये किसान संगठन के लोग चले थे सिंघू बॉर्डर की तरफ अपनी अपनी गाड़ियों में। वो पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, वहां पर वो भी धरना पर बैठना चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी और इसी वजह से उन्हें जब पहले रोका गया है सिंघू बॉर्डर के पास, तब उत्तेजित थे कई लोग वहां पर, वहीं पर प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसलिए पुलिस को ये हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है और अब जाकर के स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। और जो बड़ी बात है वो ये कि जो मुख्य प्रदर्शन स्थल है जहां पर पिछले 11 महीने से प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, वहां पर इन्हें पहुंचने नहीं दिया गया है ताकि उन दोनों संगठनों के बीच में ये झड़प ना हो जाए। तो क्या इस तरह की भी स्थिति वहां पर पैदा होने की आशंका थी कि जो किसान पहले से ही धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, ये जो दूसरा जत्था किसानों का आया है, और ये किन किन राज्यों से आए हुए किसान थे जो प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी? क्या इस बात की भी गुंजाइश थी कि जो पहले से वहां पर धरनारत किसान हैं उनके साथ इनकी झड़प हो सकती थी? क्या ऐसी स्थिति बन जाती? बिल्कुल यही आशंका थी, इसलिए पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा पहले ही दिल्ली की सीमा के भीतर ही। मुख्य तौर पर जो अभी प्रदर्शनकारी किसान पहले से बैठे हुए हैं वो हरियाणा की तरफ बैठे हुए हैं, दिल्ली की तरफ उन्हें अनुमति नहीं है आने की। ये दिल्ली की तरफ से हरियाणा की तरफ जाना चाहते थे, इनको दिल्ली के ही इलाके में रोक दिया गया है और ये निश्चित तौर पर आशंका थी कि अगर वहां पर जाते और वहां पर लखबीर सिंह की मृत्यु के खिलाफ, हत्या के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करते तो वहां पर ज्यादा तनाव हो सकता था। इसीलिए इन्हें पहले रोकना पड़ा, पहले पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा ताकि कोई भी आशंका इस तरीके की कि जो पहले के प्रदर्शनकारी हैं और जो आज विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे लखबीर
सिंह की हत्या को लेकर के उनका आपस में कोई झड़प ना हो, यही वजह रही है कि पुलिस ने वहीं पर रोका है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि किसान जो पहले से धरनारत हैं और आज प्रदर्शनकारी जो किसान वहां पर धरना देना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, दोनों के बीच आपस में इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो जाए कि तनावग्रस्त पूरा का पूरा माहौल हो जाए, उसको रोकने के लिए पुलिस की ओर से ये कोशिश की गई, जैसा कि कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और जैसे जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते, आर्यन खान आज भी राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज भी करीब 2.5 घंटे तक जमानत को लेकर वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन तीनों ही आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। कल एनसीबी को अपना पक्ष रखना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आर्यन खान को कल बेल मिलेगी या फिर तारीख, क्योंकि आर्यन के पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है, वरना उनकी दिवाली जेल में कटने वाली है। आर्यन सलाखों के पीछे हैं। उनकी कारगुजारियों ने उन्हें उस मुकाम पर लाकर कैद कर दिया है जहां से बाहर की दुनिया बड़ी दूर नजर आती है। ये दूरी सुनवाई के साथ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आज भी कोर्ट में कोई नतीजा नहीं निकला। वकीलों ने दलीलें दी, दलीलें इतनी चली कि समय निकल गया, और समय का निकल जाना बता रहा था कि आज की रात भी आर्यन खान की रिहाई की रात नहीं है। आज की रात भी आर्यन को आर्थर रोड की ऊंची 4 दीवारियों में सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। कल फिर जमानत पर सुनवाई होगी। सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। कल आर्यन के वकील ने अपनी दलीलें दी, तो वहीं आज केस में 2 आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन के वकीलों ने दलीलें रखी। अरबाज के वकील की दलील के बाद जब मुनमुन के वकील ने दलील दी तो कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कितना वक्त और चाहिए, जिसके लिए मुनमुन के वकील ने वक्त मांगा और फिर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। वहीं कल एनसीबी भी अपना पक्ष रखेगी। अमित देसाई बार बार कह रहे थे कि मैं रिजॉइंडर में फैक्ट्स ऑफ द केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन केस लॉज वो फिर से देंगे, तो आप समझ लीजिए समय और लगेगा। तकरीबन 1 घंटा एएसजी लेंगे, उसके बाद रिजॉइंडर में ये तीनों वकील फिर से खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया कल के आर्ग्यूमेंट। तो आज हम 27 तारीख पर है, 27 तारीख खत्म हो चुका है, 28, 29, 30 के बाद दिवाली वेकेशन है, क्या लगता है? 30 तारीख को तो पुराने बेल हियरिंग मामले सुनेंगे, तो 30 तारीख को सुनेंगे भी नहीं, तो यानी कि कल और परसों का ही समय है इनके पास। अरबाज के वकील अमित देसाई ने आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई संबंध ही नहीं है। 65B के तहत जो सबूत रखे गए हैं वो मान्य ही नहीं है। फोन सीज नहीं किया गया, लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया। अरबाज के वकील अमित देसाई ने आर्यन के मेमो का जिक्र भी किया, जिस पर आर्यन के वकील ने अपना पक्ष भी रखा। अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी का सही आधार नहीं देता है, एनसीबी केस में गुमराह कर रहा है। सामान मिला नहीं, लेकिन अरेस्ट मेमो में जिक्र है। आर्यन के पास बेल के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, वरना उन्हें 15 नवंबर तक बेल का इंतजार करना होगा। करीब 36 दिन आर्यन को जेल में ही काटने पड़ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट बंद रहेगा। 13 से 14 नवंबर को शनिवार रविवार की वजह से कोर्ट की छुट्टी होगी, यानी कोर्ट 15 नवंबर को खुलेगा। अगर जमानत मिलती है तो जो दिवाली का वेकेशन है, यानी कि अगर अगले 2 दिन में अगर जमानत मिल जाती है तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं 2 हफ्तों की, उससे पहले ये सब बाहर आ सकते हैं। नहीं अगर अदालत ये आदेश देता है तो हो सकता है कि इनको और 2 हफ्तों के लिए जेल में ही रहना पड़े। अब कल 2:30 बजे का इंतजार है, जब आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये इंतजार आर्यन के लिए बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आर्यन एक ऐसी दुनिया में है जिनमें बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सलाखें हैं, और उन सलाखों के पास फटक आई है बहुत सारी उदासी। यही आर्यन की तकदीर है और यही फिलहाल कानून की कार्रवाई। मुंबई में दिव्या के साथ दिव्येश, अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। एक और आर्यन के केस में एनसीबी जांच का दावा कर रही है, वहीं केस के मुख्य सूत्रधार समीर वानखेड़े खुद जांच के दायरे में आ गए हैं। समीर वानखेड़े पर कई संगीन आरोप लगे हैं, जिसे लेकर जांच अब शुरू हो चुकी है। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी
दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक तस्वीर। कभी धर्म बदलने की बात, कभी जाति प्रमाण पत्र में घालमेल, कभी करोड़ों की उगाही पर सवाल, तो कभी जबरन गवाह तैयार करने का इल्जाम। जिस समीर वानखेड़े पर आर्यन ड्रग्स केस की जांच की जिम्मेदारी है, अब वही समीर वानखेड़े खुद जांच की चपेट में आ चुके हैं। जांच 25 करोड़ रुपए की उगाही को लेकर, जांच गवाहों की गड़बड़ी को लेकर, जांच समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को लेकर, जिसके आदेश उनके ही डिपार्टमेंट की ओर से दे दिए गए हैं। एनसीबी विजिलेंस टीम दिल्ली से मुंबई समीर वानखेड़े की कुंडली खंगालने पहुंच गई है। इस टीम का नेतृत्व एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। उनके साथ टीम में एक ज्वाइंट डायरेक्टर और 4 सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। ये टीम समीर वानखेड़े, केपी गोसावी, प्रभाकर शैल, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी और 18 करोड़ की कथित डील में पैसे के लेन देन में शामिल सैम डिसूजा से पूछताछ करेगी। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। एनसीबी गवाह प्रभाकर सैल के उस दावे की जांच कर रही है जिसमें आरोप लगाया गया कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की मांग की थी, जिसमें शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से बातचीत का जिक्र है। इससे जुड़े गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि समीर वानखेड़े क्रूज ड्रग्स केस की जांच से जुड़े रहेंगे या नहीं, उस पर एनसीबी ने कोई सफाई नहीं दी है। वहीं समीर वानखेड़े का बयान भी दर्ज किया गया है। हालांकि समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक यू। सर आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। रिप्लाई करेंगे उसका। इस बीच अब क्रूज ड्रग्स मामले में एक दाढ़ी वाले और उसकी माशूका की एंट्री हो चुकी है, जिसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया और समीर वानखेड़े का करीबी बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक ने दावा किया कि अगर एनसीबी दाढ़ी वाले तक नहीं पहुंच पाती है तो वीडियो भी जारी करेंगे। पैसों के अलावा समीर वानखेड़े अब शादी को लेकर भी घिर चुके हैं। आज नवाब मलिक समीर वानखेड़े का निकाहनामा लेकर आए, जिसमें समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने का दावा किया गया है। नवाब मलिक का कहना है कि अगर समीर वानखेड़े पैदाइशी हिंदू दलित थे तो धर्म बदलने के बाद वो अनुसूचित जाति के आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते। समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट में उनका धर्म मुस्लिम लिखा है, जबकि उन्होंने खुद को दलित दिखाकर आईआरएस की नौकरी फर्जीवाड़ा करके हासिल की है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया।
मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है, और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया। आज तक ने निकाह कराने वाले काजी से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि समीर मुस्लिम धर्म को मानता है। ये निकाह आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। और उस वक्त में समीर, शबाना और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में। समीर वानखेड़े ने ही नहीं, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी एक मुस्लिम महिला से ही शादी की थी। नवाब मलिक का आरोप है कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी धर्म बदल लिया था। इस लिहाज से उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी नौकरी में आरक्षण का फायदा उठाया। ज्ञानदेव वानखेड़े ने समीर के निकाहनामे को सही ठहराया और ये भी माना कि निकाह के लिए समीर को मुस्लिम बताया गया। दो जाति एक हुई तो ही उसका निकाह होता है, अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। मतलब मुस्लिम वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। आप मानते कि आपके परिवार से किसी को मुस्लिम के तौर पे एक झूठ बोला गया कि पूरा परिवार हम लोग मुस्लिम है इसलिए ये शादी हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा मेरे परिवार में है कितने लोग, बेटा बेटी मैं और बहू, दूसरे कौन है मेरे परिवार में? इधर कोई भी नहीं है। किसने कहा रहेगा आपके परिवार से कि हम सब मुस्लिम है इसलिए ये शादी? पता नहीं है किसने कहा। हाँ, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता, सिग्नेचर मेरा है। साफ है कि समीर वानखेड़े चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। ड्रग्स की जांच अब उनकी निजी जिंदगी तक पहुंच गई है, जहां कई संगीन आरोप लग रहे हैं जो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अरविंद ओझा और कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आगे बढ़ते हुए बात अब पेगासस जासूसी कांड की। भारतीय राजनीति में पेगासस जासूसी कांड एक बार फिर से हलचल मचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड की जांच के लिए टीम बनाई तो राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर ले लिया। हालांकि बीजेपी की ओर से भी राहुल गांधी पर किया गया पलटवार। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के आदेश दिए तो हिंदुस्तान के सियासत में सरगर्मियां बढ़ गईं। कांग्रेस तो मानो ताक में बैठी थी। राहुल गांधी सामने आए 3 सवालों के साथ। राहुल के ये 3 सवाल थे: पेगासस को किसने खरीदा? पेगासस का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? और क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है? पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया? पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे? क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया? क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं पेगासस को? राहुल अपने इन 3 सवालों पर डटे भी हैं और अड़े भी हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। वाम दल भी पूछ रहे हैं कि सरकार सीधे सवाल का सीधा जवाब दे।
कि पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी कराई कि नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम अनाउंस किया है वो अच्छी एक राइट डायरेक्शन में है, लेकिन हम चाहते थे कि सीधा सीधा सरकार जवाब दे कि भाई उसने इस्तेमाल किया पेगासस स्पाईवेयर को या नहीं। इस सवाल का जवाब से सरकार मुकरा रही है। राहुल के सवाल बीजेपी को चुभ गए। बीजेपी ने भी राहुल पर करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बार बार एक ही बात कहते रहे हैं। उन्होंने राहुल को रिपीटिशन राहुल कह दिया। आप सबने देखा था जब ये वक्तव्य रखा गया था किस प्रकार का व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है। अब जासूसी कांड का जिन्न एक बार फिर निकल आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करीब करीब सरकार को झटका देते हुए जासूसी कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक टीम के गठन का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने विशेषज्ञों के पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद करने की बात कही है। आज तक ब्यूरो।